अच्छा, अब मैं आऊंगी अपनी ट्यूब का जिक्र किया तो इक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है, इसकी क्या वजूहात हैं? बड़ी खवातीन ने ये सवाल मुझसे पूछा है और कुछ डरी हुई हैं कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट की तरफ जाती हैं तो वो बड़ा तकलीफ दे है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि प्रेगनेंसी अदर देन द नॉर्मल साइट। हम्म। जो नॉर्मल साइट है दैट इज द यूट्राइन हम्म। कैविटी। ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है, लेकिन जी। मोस्ट ऑफ द जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस हैं हम्म। वो ट्यूबल प्रेगनेंसी इसकी होती है। वजूहात भी बताइएगा। जी, वजूहात, मोस्ट ऑफ केसेस देयर इज नो कॉज, बट सम ओके। टाइम देयर इज सम पेल्विक पैथोलॉजी, प्रीवियस इन्फेक्शन है, प्रीवियस सर्जरीज हैं, हाँ। ट्यूब में पहले कोई प्रॉब्लम है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ओके। बहुत सी कॉजेज हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज, प्लीज आप इसको नोट करें, इसको बिल्कुल डिसएमिनेट बिल्कुल। करें। इफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड, डेफिनेटली इट शुड बी ट्रीटेड टाइमली। अगर ये ओके। सस्पेक्ट हो जाती है, इसको प्रॉपर डायग्नोज करें और टाइमली ट्रीट करें। अगर हम इसको टाइमली ट्रीट कर रहे हैं, इसमें ट्यूब भी बच सकती है और इसमें मैटरनल हेल्थ, माँ की जान भी बच जाती है। ओके। अगर ये टाइमली ट्रीट ना हो, एडवांस हो जाए, फिर इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज के स्टेजेस के हिसाब से है। अगर बहुत अर्ली डायग्नोज हो जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, थ्रू मेडिसिन हो जाती है, और वरना फिर ये हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे, जिसे हम मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं, डे केयर केसेस होते हैं, उसमें इसमें ट्यूब बचने के मैक्सिमम चांस होते हैं। लेकिन अगर ये टाइमली डायग्नोज नहीं होती और ट्यूब रप्चर कर जाती है, तो उसमें फिर ये मोस्ट ऑफ टाइम वी आर अनएबल टू सेव द ट्यूब इवन ऑन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। Oh my God. और few cases the patient presents in shock, कई लीटर ब्लड उनके पेट में होते हैं, Oh और my वो दैट इज God. रियली अ रिस्क फॉर द मैटरनल हेल्थ। तो Okay. एक टॉपिक वंस इज सस्पेक्टेड, जानलेवा साबित हो सकती है ये बिल्कुल हो सिचुएशन। सकती है जी। वंस इज सस्पेक्टेड, it should be diagnosed. If it's diagnosed, it should be timely treated. टाइमली ट्रीटेड, बिल्कुल राब्ता करना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे खवातीन ने भी राब्ता किया है जिनका ये कहना था कि हमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में ट्यूब डैमेज हो गई है। अब वो कोई 2-4 साल गुजर चुके हैं, माँ नहीं बन पा रही, तो क्या काबिल इलाज है? जी बिल्कुल काबिल इलाज है। वो देखना पड़ेगा कि दूसरी ट्यूब का क्या स्टेटस था, ये जो डैमेज हुई है इसका क्या स्टेटस था, क्या ये ट्यूब इतनी एडवांस स्टेज पे जाके डैमेज हुई है कि इसको कट कर दिया गया था या इसको बंद कर दिया गया था, या दूसरी साइड पे है कि अगर दूसरी साइड उसकी फंक्शनल है, डेफिनेटली देयर आर चांस फॉर प्रेगनेंसी। और इन केस खुदा ना खास्ता पेल्विक पैथोलॉजी ऐसी है जिसने दोनों ट्यूब्स को इफेक्ट किया था, देन देयर आर सर्टेन अदर वेज जिससे हम प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जदीद साइंस आ चुकी है और एक IVF मुतारफ हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे उलमा ने अब उसके हक में फतवे भी दे दिए हैं कि ये कोई नाजायज़ नहीं है या गलत नहीं है। तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात उसके ऊपर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप IVF के बारे में क्या कहती हैं? देखिए जी, जो आपने पहली स्टेटमेंट तो कर दी है, वो आपने डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट दी है। मैं उससे आगे की बात करती हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होता है IVF में कि आपने ये भी टाइमली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इफ देयर इज अ डेफिनेट कॉज, देयर इज अ डेफिनेट कॉज, और ये हो जाते हैं, देयर मे बी द मेल फैक्टर्स, देयर मे बी द फीमेल फैक्टर्स। मेल या फीमेल किसी भी एक वजह से हो सकता है कि हमने IVF या फर्दर भी इसकी आगे से है कि ICSI है, PGD है, डिफरेंट आगे से इसकी टाइप्स हैं। अगर वो कोई भी आपको इसका कंसल्टेंट आपको एडवाइस करते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं और वो उसको एविडेंस बेस्ड है, तो फिर आप इसको टाइमली ट्रीट करवाएं। लाइक अगर फॉर एनी रीजन, डेफिनेट कॉज की वजह से IVF आपको एडवाइस होते हैं 32 ईयर्स पे, सपोज। ओके, मैं ये पूछना चाह रही थी किस एज में करवाना चाहिए? नहीं, वो एज का भी इसमें नहीं, मतलब सपोज एक यंग पेशेंट है और उसका प्रॉब्लम ही ऐसा है कि मेल फैक्टर है या फीमेल पेशेंट का एक डेफिनेट फैक्टर है, फॉर एनी रीजन उसकी प्रीवियस पेल्विक सर्जरी हुई थी, उसकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं और नहीं वो खुल सकती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि ट्यूब डैमेज हुई हुई है, उसको यंग एज में करवा लेना चाहिए। कोई और पेशेंट है कि जो पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे और फॉर एनी रीजन अब वो नहीं नेचुरल वे में हो रही, तो अब उसके लिए ये इंतजार ना करें कि हमने 40+ पे जाके करवाना है। कि बिकॉज विद एक जहन में रखिएगा कि विद एजिंग एवरी मंथ, एवरी ईयर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिक्लाइन आफ्टर सर्टेन एज। एक एज के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। अब वो एज कौन सी है, वो डेफिनेटली केस टू केस मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, आप क्या रिकमेंड करती हैं, साइंस क्या कहती है किस एज में ये करवा लेनी चाहिए? अगर ये केस टू केस वेरी करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के ऊपर जी और कॉज क्या है। लेकिन आइडली जो है द फैमिली शुड बी कंप्लीटेड
इन मिड 30s, बिफोर मिड 30s, क्योंकि उसके बाद जो एजिंग प्रोसेस है, जो वेरियन एजिंग प्रोसेस है, हार्मोनल चेंजेस रैपिडली होती हैं और हर आने वाला महीना, आने वाला साल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। तो सो दैट इसको हमने केस टू केस डिसाइड करना है और उसकी कॉज क्या थी उस पर डिसाइड करना है। ठीक हो गया।